जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अच्छे पार्ट को अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसमें 1858 के एक्ट को लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था और उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि आने वाला जो एक्ट होगा उसमें हम लोग 3 प्रकार के एक्ट की बात करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909। उसके बाद एक्ट जो होगा उस एक्ट का नाम बदल जाएगा। जैसा कि आप लोग इस एक्ट से पहले डिफरेंट नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे चार्टर एक्ट आपने नाम सुना होगा, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को हमने पढ़ा था। और मैं उस क्लास में बताया था कि आने वाले समय में जैसे 1919 का एक्ट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसको माना जाएगा और 1935 को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, पिछले क्लास में मैंने आपको अच्छा से बताया था। इस एक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी इसकी भूमिका मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया क्यों, इसके पीछे क्या कारण थे। देखिए, हुआ क्या था कि जैसे आपको पता होगा कि चार्टर एक्ट आए। उस चार्टर एक्ट का कहानी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कुछ इलीगल वर्क कर रहे थे और उसके पहले आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट था। कुल मिलाकर के जो ब्रिटेन जो प्रयास कर रहा था उसका यही मायने था कि इन ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना और अलग अलग माध्यम से अलग अलग एक्ट के का प्रयोग करते हुए ब्रिटेन जो गवर्नमेंट थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट भी किया। आपने जिसको जितना समझ में आया उसने अपने एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल भी किया। लेकिन आप देखेंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है, उस रिवोल्ट के बाद कहानी बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर होती है अब वह ब्रिटेन के हाथों में चली जाती है और ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस सिस्टम को चलाया जाएगा। जो बीओसी होंगे, सीओडी होगा, उसको मर्ज कर दिया गया और उस सिस्टम को जो एक सचिव का पद बनाया गया। और वो सचिव कौन सा होता था, जो ब्रिटेन में बैठता था। और भारत में जो गवर्नर जनरल होते थे उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। इससे आप लोग वाकिफ होंगे। लेकिन जो इसके पहले के जो प्रावधान थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी चार्टर एक्ट बनाया था, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, उसको आधार माना गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। वो कैसे सिस्टम चला रहे हैं उनके आधार पर उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाया था। लेकिन इस बीच में आप देखेंगे कि 1757 से इसको मैं कहूं कि 1600 से लेकर के आपका देखेंगे कि 1857 तक ये लगभग इतना जो बड़ा फेज था, इस फेज में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो शासन करने की जो एक पद्धति थी उसमें बड़े बदलाव किए थे। और इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन के द्वारा अलग अलग एक्ट लाने की जरूरत पड़ा था, जो आप पिछले क्लास में आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो लगभग जो एक्ट लाए गए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाए गए थे। लेकिन उस एक्ट के बावजूद भी यहां रिवोल्ट हो गया, समस्याएं होगी। तो इसलिए ये जरूरी था ब्रिटेन को कि अपने ही शासन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप चलाने के लिए जो कानून लाए गए थे, पहले जो एक्ट लाए गए थे, उस एक्ट में सुधार किया जाना। और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही एक्ट, उस एक्ट में जो सुधार किए जाएंगे अपने तरीका से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, वह आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909 में आपको देखने को मिलेगा। अब इस एक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस एक्ट में हम लोग ये देखेंगे 3 स्तर पर चीजें। एक चीजें देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी प्रशासनिक व्यवस्था जो होगी उसमें जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वह क्या बदलाव करने वाली है। उसके बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा, आप देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटर जिसका काम है कि सेंट्रल स्तर पर कानून को बनाना, इसमें क्या परिवर्तन किए जाए कि सिस्टम को अच्छा माना जाए, शासन व्यवस्था को अच्छा माना जाए। और एक है आपका प्रोविंस लेजिस्लेचर, यानी जो आज के समय का जो राज्य कहते हैं, जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसको उस समय प्रोविंस कहा जाता था। तो उसके लेजिस्लेटर में क्या बदलाव किए गए।
प्रारंभ करते हैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में, जो क्या इसमें बदलाव किए गए। तो अगर आपको याद हो लगभग 1833 का एक्ट या 53 का एक्ट, कुछ थोड़ा सा चीजों को याद कीजिए। उसमें आप देखेंगे कि 1853 के एक्ट में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारी समिति जिसको बोलते हैं, उसमें 4 मेंबर हुआ करते थे और उस 4 मेंबर का काम सिर्फ एडवाइस करना था गवर्नर जनरल को। लेकिन इस एक्ट में इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए और जो 4 मेंबर जो 1853 के एक्ट में थे कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल के, उसमें बढ़ा करके 6 कर दिया गया। और ये 6 जो लोग जो थे होंगे ना, ये 6 लोगों को लगभग अलग अलग कार्यों के आधार पर इनको बांट दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि अगर इस 6 में से एक आदमी को ये मान लिया जाएगा कि आपको टैक्सेस सिस्टम को देखना है, किसी एक आदमी को बोल दिया जाएगा कि आपको लॉ वाले डिपार्टमेंट का हेड बनना है, इस लॉ कैसे पास हो रहे हैं इसको आपको मतलब मॉनिटर करना है। किसी को जैसे मान लीजिए कि डिफेंस सिस्टम को देखना है कि सेना को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे किस क्षेत्र को ऑक्युपाई करना है या नहीं करना है। इसी तरह मतलब ये 6 मेंबर होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के इनको हेड बना दिया गया और बोला गया कि इस चीज को आप मॉनिटर कीजिए। इसी व्यवस्था को पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। तो आसान भाषा में कहा जाए तो लगभग इस 1800 एक्ट के माध्यम से पोर्टफोलियो सिस्टम को लागू किया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आएगी। और दूसरा ही चीज था, जो वायसराय जो था, उस वायसराय को ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार दिया गया। अब आप पूछेंगे कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। सिंपल, जैसे आप देखते हैं कि आज के समय में जो आर्टिकल की जो 123 का प्रयोग करके जो प्रेसिडेंट होते हैं, वह कानून बनाते हैं और वो कानून का जो एक जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है, वो ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है। और 6 मंथ के पहले उसको लोकसभा और राज्यसभा में उस जो नियम होता है उसको पास कराने होते हैं। जैसे आप पास कराएंगे वो कानून बन जाएगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। तो यही चीजें जो थी आपके जो गवर्नर जनरल होंगे और जो 1858 के एक्ट के बाद उनका नाम परिवर्तित होकर वायसराय हो गया होगा, अब उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के आधार पर अधिकार दिया गया कि अब वायसराय ऑर्डिनेंस पास करते हैं। किसी इमरजेंसी के तहत अगर ये जरूरी है कोई कानून बनाना, तो वो कानून बना सकते हैं बिना अपने जो लेजिस्लेटिव मेंबर हैं उनसे डिस्कस किए हुए। इसकी वैलिडिटी कितने दिन मानी जाएगी? इसकी वैलिडिटी 6 मंथ मानी जाएगी, जैसा कि अभी के समय में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो लगभग ये कुछ प्रकार के जो सुधार थे, ये सुधार आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किया गया। अब आते हैं कि सेंट्रल जो लेजिस्लेचर होगा, जो सेंट्रल स्तर पर जो कानून बनाए जाते थे, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन किए गए इस एक्ट में। पहले आप देखेंगे कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, जो अभी चर्चा कर रहे थे। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल अब प्लस एक होता था लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, जिसको विधान पार्षद कहा जाता था। और इन दोनों लोग मिल करके कानून व्यवस्था को बनाते थे और उसको छोटी संसद कहा जाता था। अब इस एक्ट में क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स थे, जिसको विधान पार्षद कहा जाता था, उसको खत्म कर दिया गया और इस लेजिस्लेटिव काउंसिलर के जगह पर एडिशनल मेंबर का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया। और एडिशनल मेंबर भी 2 टाइप के हो सकते थे, एक होते थे ऑफिशियल, एक होते थे नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब है कि परमानेंट, नॉन ऑफिशियल का मतलब है कि नॉन परमानेंट। अब मुद्दा ये था कि आखिर परमानेंट और नॉन परमानेंट में क्या अंतर है। ये परमानेंट जो मेंबर होंगे, वह परमानेंट मेंबर वो भारतीय नहीं हो सकते हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर जो होंगे वो भारतीय हो सकते हैं। और इस नॉन परमानेंट मेंबर को कौन भर्ती करेगा, आसान भाषा में उसको कहें तो ये अधिकार था यहाँ के वायसराय को। अब जब आप देखेंगे इस चीज को 1861 में, तो लगभग 3 लोगों को आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर का सदस्य बनाया गया 1861 के एक्ट में। ये थे आपके सर दिनकर राव, महाराजा थे पटियाला के और बनारस के राजा थे। इन लोगों को बनाया गया अस्थायी सदस्य किसका? इसका आपका विधान पार्षद का। और ये लोग सारे बैठ करके कौन से जो एक मिनी पार्लियामेंट थी, छोटी संसद थी, इसमें लोग बैठ करके कानून के निर्माण में ये लोग बैठते थे। लेकिन आप देखेंगे कि अस्थायी सदस्य वालों को यह अधिकार नहीं था कि काउंटर क्वेश्चन करें। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस चीज करने की क्या जरूरत थी। मैंने पहले ही बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर रही थी उससे इन लोगों को थोड़ा डिफरेंट करना था, अपना छवि मतलब भारतीय लोगों के बीच में रखना था। तो जैसे ही
भले परमानेंट या नॉन परमानेंट वट एवर कुछ भी हो, लेकिन अगर 3 लोगों को, भारतीय लोगों को अगर मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर रखा जाता है तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों को एक ट्रस्ट डेवलप होगा ब्रिटेन सरकार पे। तो आने वाले समय में ऐसा हम मान सकते हैं कि लगभग शासन व्यवस्था को और आगे लेकर के जाया जा सकता है। ऐसी मानसिकता ब्रिटेन वासियों को थी और इसके आधार पर उन लोगों ने इस प्रकार का परिवर्तन करने का प्रयास किया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि अगर जो कानून बनता था, जैसे खासकर धर्म संबंधी मुद्दा हो गया, टैक्स सिस्टम, टैक्स संबंधी मुद्दा हो गया, कोई एक ऐसा डिसीजन लेना है कि जैसे कुछ अटैक वगैरह करने हैं, तो उस आधार पर अगर कुछ कानून अगर बन भी जाता है तो उसमें पूर्ण अधिकार वायसराय का माना जाएगा। जब तक उसका जो एक सिग्नेचर नहीं होगा उस एक्ट को पास नहीं माना जाएगा। और वह वायसराय को अगर ऐसा लगता है कि उस कानून को रद्द कर देना चाहिए तो वह इस संबंधी जो कानून थे उस कानून को रद्द कर सकता था। इसको एक स्पेशल एक तरह से देखा जाए तो अधिकार कहा जा सकता है। ये तो चीजें आप लोग समझ लीजिए कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के आधार पर ये परिवर्तन किए गए। अब मैं बात करता हूं कि प्रोविंस स्तर पर क्या परिवर्तन किए गए। याद कीजिएगा पिछले कुछ एक्ट के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ये प्रयास कर रही थी जो पावर जो हो पावर सेंट्रलाइज हो, यानी सारे कानून बनाने का अधिकार जो हो वह कानून बनाने का अधिकार वह जो एक जगह पर स्थिर हो, उसी को बोलते हैं कि शासन का केंद्रीकृत होना। और इस एक्ट में यह प्रयास किया गया कि शासन व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है कि लगभग जितने लोग होंगे उनको उतना पावर दिया जाए और सब लोग उस पावर का यूज करें। वर्तमान समय में इसको कॉन्सेप्ट इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि 1973 के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखे गए। जैसे आप देखेंगे इमरजेंसी वगैरह 74-75 में कुछ घटनाएं घट रही थी और उस समय देखा गया कि पूरा पावर को सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया गया। आप 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को देख लीजिए, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को देख लीजिए। ऐसा माना जाता है कि ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगभग आधे संविधान को ही संशोधित कर दिए। एक अलग का संविधान माना जाता है लगभग इन 2 संविधान संशोधनों के माध्यम से। इतनी बड़ी इसमें जटिलता की गई। लेकिन आप देखेंगे कि 1992-93 के आसपास जिस प्रकार से हमारे महात्मा गांधी चाहते थे कि क्षेत्रीय स्तर पर भी शासन व्यवस्था होना चाहिए, तो लगभग आप 93 और 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जाते हैं। और 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको, मतलब 1993 और 94 में आप देखेंगे कि जो आज का जो लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वह लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। तो आज के समय में आप देखेंगे कि जितने भी नगर निगम व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट का ही तो कॉन्सेप्ट है। यानी इसको आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि चीजों को डिसेंट्रलाइज करना, लोगों के आम लोगों के बीच में भी पावर जाना चाहिए। अब अगर नगर परिषद में कोई चुनाव लड़ना चाहता है या पंचायती राज व्यवस्था में कोई अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो एक आम आदमी हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान अगर सीएम बनना चाहता है तो आम आदमी नहीं हो सकता है। ये मतलब डेमोक्रेसी का एक बड़ा लूपहोल माना जाता है। तो इस आधार पर हर लोगों की एक मतलब राइट होना चाहिए और उस राइट का वो प्रयोग करके शासन व्यवस्था में अपने आप को इन्वॉल्व करे, लोगों को कल्याण करने की बात करें। अब मेरी इस बात से बहुत सारे लोग डिसएग्री भी होंगे कि इस लोकल गवर्नमेंट में भी बहुत सारी गलतियां हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात से आप लोगों से मैं एग्री भी होऊंगा कि ये हमारी मानसिकता है कि जब तक हम अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे, जब तक हम खुद डेवलप नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर खुद ही लिटरेसी रेट अच्छा नहीं होगा, जब तक हम खुद अपना विकास को भूल करके जनता के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, कितना हो डिसेंट्रलाइज व्यवस्था हो जाए, आपका विकास नहीं होने वाला है। जब तक हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपने जो कास्ट के आधार पर जो अपने आप को बांट करके देखते रहेंगे तो कभी विकास नहीं होगा। और चाहे वो डिसेंट्रलाइज व्यवस्था हो, चाहे कुछ भी हो, हम उससे कोई प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। तो लेकिन आप गलत नहीं कह सकते। वर्तमान संदर्भ में ऐसी कहानी है कि आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लोगों में तार्किक चीजें डेवलप होती जा रही है, लोग समझ रहे हैं, वहां पर सुधार भी देखा गया है। आप एनसीईआरटी 11th की बुक जब पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें आपको देख करके हैरत होगा कि लगभग कुछ ऐसे महिलाओं के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे काम किए गए हैं
जो मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं मतलब वहां अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस आदमी के अंदर उत्सुकता, कौतूहल का वो परिचय दे रही है वो महिला, और उससे बहुत सारी चीजें हम लोग को सीखना भी चाहिए। तो यही जो प्रयास था 1861 के आसपास, इस शासन व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज किया गया। यानी आप देखेंगे कि चाहे वो बंबई प्रोविंस हो, चाहे वो मद्रास प्रोविंस हो, चाहे वो पंजाब प्रोविंस हो, या आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो, इस सारे लोगों को ये अधिकार दिया गया कि वो लोग अपने स्तर पर कानून व्यवस्था को बना सकते हैं और अपनी शासन व्यवस्था को कुछ हद तक अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो एक प्रकार का अच्छा प्रयास माना जा सकता है, लेकिन ऐसा भी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का लगभग ये अंग्रेजों का एक मतलब एक तरीका से देखा जाए तो लगभग इस शासन व्यवस्था को लंबे समय तक चलाने का एक डिप्लोमेसी था, क्योंकि आपको ट्रस्ट दिखाएंगे और जब आप ट्रस्ट में आप आ जाएंगे तो यानी हम आप पर ज्यादा समय तक शासन व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि 1861 है और अंग्रेज जाते हैं लगभग 1947 के आसपास, यानी अभी लंबा समय है चीजें लगभग करने के लिए। तो लगभग आप देखेंगे कि 1892 के एक्ट देखेंगे, 1909 का एक्ट देखेंगे, 1919 का एक्ट देखेंगे, तब इनकी जो डिप्लोमेसी है आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लोग ये सारा चीजें किस आधार पर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सारा कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। चीजें रटने से बिल्कुल बचें, प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो भी चीजें रटा हुआ होता है आपके पास कुछ नहीं बच जाता है, चीजें खत्म हो जाती है। तो बस मैं चीजों को बहुत आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूं। जुड़े रहिए संस्थान से, और आने वाले समय में मैं सारा जो भी इसके आने वाले जो टर्मिनोलॉजी है मैं सारे आप लोगों के समक्ष आप लोगों को प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा और इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल आसान कर दूंगा। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे ये होता है कि यूट्यूब में जो व्यूअर होते हैं उसका एल्गोरिदम बढ़ता है, इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अब अगर हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा तो हम लोग और अच्छा आपको कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।